सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए इस स्कीम को एबॉलिश कर दिया। आखिर क्या रही इसकी वजह? इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है? ये स्कीम कब और क्यों लागू की गई? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? आखिर क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विवादों में पड़ा और क्यों केंद्र इसका बचाव कर रही है और इसका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल मनी ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसके थ्रू एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप, एक कंपनी या एक पार्टी अपने पैसे दूसरे पार्टी, दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे कंपनी को देती है या पहुंचाती है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि उसकी आइडेंटिटी लीक ना हो और उसकी प्राइवेसी उस पार्टी के लिए बनी रहे जिसको वो दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्टोरल और बॉन्ड। इलेक्टोरल का मतलब होता है फॉर इलेक्शन और बॉन्ड का मतलब होता है एक पेपर या एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान को मनी ट्रांसफर किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है एसबीआई से, हाँ एक बात और, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भारत सरकार ने एसबीआई बैंक को चुना है, उसमें भी उसके कुछ चुनिंदा ब्रांचों को जहाँ से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है एसबीआई से, तो हम बैंक जाएंगे, वहाँ पैसा जमा कराएंगे अपने अकाउंट से और वो हमें एक इस तरह का एक पेपर या आप सर्टिफिकेट देगा जिसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा नाम या हमारा सिग्नेचर या हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी होती। इस पे एक यूनिक कोड होता है, जैसे एक नोट पे होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर हम जिस भी पार्टी में ये पैसा डोनेट करना चाहते हैं उनके कैंपेन के लिए या देना चाहते हैं, हम उस पार्टी को वो जमा करा देंगे। पार्टी के पास 15 दिन का टाइम होता है उस बॉन्ड से अपने अकाउंट में पैसे लेने का। 15 दिन अगर वो बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो वो पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है या एक टोकन होता है जो हमें, जिसको पार्टी को जमा कराना होता है और वो पार्टी उस टोकन से एसबीआई बैंक को देकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। इसको सरकार को लाने का यही पर्पस था कि इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और देने वाले की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, ताकि लेने वाली पार्टी, देने वाले डोनर का कोई भी आइडेंटिटी के बारे में ना पता हो। आप में से कुछ सोचेंगे कि क्यों ना हम सीधा चेक ही अपनी पार्टी, मनपसंद पार्टी को या किसी को देकर डोनेट कर सकते, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा और आपकी प्राइवेसी लीक होगी, जो सरकार नहीं चाहती। इलेक्टोरल बॉन्ड ये जनरली 5 तरह के होते हैं, 1000 के मल्टीपल में, 10,000 के मल्टीपल में, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के। इनके मल्टीपल में ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाता है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको लगता होगा कि 1000 के मल्टीपल वाले सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं आप गलत हो। 1 करोड़ के सबसे ज्यादा एसबीआई द्वारा सोल्ड किए गए हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के इनिशियल या 10 डेज के लिए इसके विंडो को ओपन किया जाता है जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या इसके लिए एलिजिबल है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना डोनेशन ले सके? तो इसका जवाब है नहीं। वो पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड है और एटलीस्ट 1% वोट जिन्हें अपने पिछले जनरल इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा के हो या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, उनमें मिले हो, वही पार्टी इसके लिए एलिजिबल होती है। और एक बात, डोनर को जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और पार्टीज को पैसा पहुंचा रहा है, उसको इसके लिए 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, उसको सरकार की तरफ से टैक्स में छूट दी जाती है। तो आपको अभी ये सिंपल भाषा में समझ आ ही गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर पिक्चर में आई कहां से? इसको लगाने की जरूरत कहां पड़ी? 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली ने अपने बजट स्पीच में कहा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडिंग में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक ये ट्रांसपेरेंट मेथड है जिसके थ्रू पार्टियों को पैसा पहुंचाया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस मेथड से ब्लैक मनी के रोटेशन को रोकने में भी सहायता होगी। 29 जनवरी 2018 को इसको लागू कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं इस स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना था कि डोनर की जो प्राइवेसी है वो भी लीक नहीं होगी, इसको पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट में बदलाव किए, लाइक द कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सरकार ने इन एक्ट्स में काफी बदलाव किए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कंपनी एक्ट की सेक्शन 182 में ये लिखा था, मैं था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्कीम आने से पहले ये एग्जिस्ट करता था, उसके बाद इसमें बदलाव कर दिए गए। इसमें ये था कि कोई भी लास्ट एवरेज अपने जो 3 साल का प्रॉफिट है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन इस स्कीम के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया और इस लिमिट को हटा दिया गया, जो
कहीं ना कहीं सही नहीं था। अपोजिट पार्टी ने भी इसका विरोध किया। कोई भी कंपनी होती है उसमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी एक कंपनी के मालिक ही होते हैं, उनका स्टाफ होता है। इवन लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी सरकार को कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं उनके स्टाफ, इनके शेयर होल्डर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आएगी, उनकी ग्रोथ में कमी आएगी। तो और देखा जाए तो एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए वो भी इतना ज्यादा एलिजिबल कर देना इस चीज के लिए, फंडिंग के लिए सही नहीं है उसके स्टाफ एज वेल एज शेयर होल्डर्स के, तो इसका भी विरोध किया गया। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ और किस पार्टी को कितना पैसा मिला? एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो समय समय पर इलेक्शन से संबंधित डेटा रिलीज करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में बीजेपी को लगभग 720 करोड़ रुपए एज इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 80 करोड़ रुपए, आपको 37 करोड़ और सीपीआई को 6 करोड़ के आसपास। तरह टोटल अगर हम फंडिंग देखें नेशनल पार्टीज को लगभग 850 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा प्राप्त हुआ है डोनेशन के रूप में। ये डोनेशन 20,000 रुपए से अबव है। 850 करोड़ लगभग 12,167 12,167 डोनर के थ्रू आया है। पिछले साल के कंपेयर में बात करें 2021-22 के कंपेयर, फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर में, तो ये लगभग 12.09% ज्यादा है। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी पार्टी को लगभग 720 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। प्रीवियस ईयर यानी कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इनको लगभग 614 करोड़ रुपए मिले। तो इस तरह इस साल मतलब 22-23 में इन्हें लगभग 17.12 ज्यादा मिला है। अगर हम इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो लगभग 3067 डोनर थे या कॉर्पोरेट ग्रुप्स थे जिन्होंने बीजेपी के लिए डोनेट किया। वहीं अगर इंडिविजुअल डोनर्स की बात करें तो 4612 डोनर जिसने बीजेपी के लिए 106.72 करोड़ दान किया। टोटल बीजेपी के जो डोनर्स थे वो लगभग 7,945 थे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। कांग्रेस की हम बात करें तो टोटल 894 लोगों ने और लगभग 80 करोड़ रुपए डोनेट किया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो कांग्रेस को लगभग 95 करोड़ के आसपास मिले थे। इस तरह 22-23 में 16.27% कम पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू मिले। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें लगभग 55 करोड़ के आसपास। वहीं अगर इंडिविजुअल की बात लगभग 24 करोड़ के आसपास कांग्रेस के लिए डोनेट किया। अगर हम आप पार्टी की बात करें तो इन्हें 27 करोड़ रुपए डोनेशन मिला। अगर हम देखें तो इन्हें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लगभग 38 करोड़ के आसपास मिले थे। तो इस तरह 23-22 में इन्हें लगभग 2.9% कम मिले। वहीं सीपीआई की बात करें तो इन्हें 6 करोड़ के आसपास मिले, जबकि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इन्हें 10 करोड़ मिले। बीएसपी का क्लेम था कि उन्हें 20,000 से ज्यादा ही नहीं मिल पाया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। इस तरह अगर हम देखें तो बीजेपी को लगभग 5 टाइम्स जो अदर नेशनल पार्टियां हैं उनका मिला के 5 टाइम्स किया जाए उतना बीजेपी को मिला। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो दिल्ली से लगभग 276 करोड़ रुपए मिला मैक्सिमम, गुजरात से 160 करोड़ के आसपास और महाराष्ट्र से 96.27 करोड़ के आसपास। कमर्शियल सेक्टर से लगभग 680 करोड़ रुपए कमर्शियल सेक्टर से आए, तो लगभग 80% था। और कमर्शियल सेक्टर से टोटल हुए डोनेशंस है 3,300 और 19.59% के आसपास इंडिविजुअल से आए। लेकिन इंडिविजुअल से डोनर्स जो थे वो थे 8,567 जिन्होंने लगभग 167 करोड़ 166 करोड़ के आसपास डोनेट किया। इस तरह देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड का फायदा हुआ, उन्हें सबसे ज्यादा डोनेशन मिला। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर विवाद कंट्रोवर्सी कब चालू हुई? 2017 में अरुण जेटली के बजट स्पीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताया गया और 2018 में इसे लागू किया गया। 2017 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुरजीत पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया, इससे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ेंगे और लोगों का नोट पर जो ट्रस्ट है वो कम होगा। 2017 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले एडीआर ने पेटिशन दायर, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको प्रशांत भूषण ने लीड किया। एडीआर और कॉमन कोस पहले ऐसे संस्था थे जिन्होंने 2017 में इसके खिलाफ पेटिशन दायर की। 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस लीडर जय ठाकुर ने भी इसके खिलाफ पेटिशन दायर की। उन लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं इससे जितनी भी पार्टीज है उनको अनलिमिटेड एनोमियस तरीके से इंडिया और फॉरेन एंटिटी से पैसा मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक करप्शन को बढ़ाएगा और उसका मिस यूज होगा। प्रशांत भूषण जो कॉमन कॉज और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उन्होंने बताया कहीं ना कहीं हर सिटीजन को अपने पार्टीज और कैंडिडेट को जितना फंड मिल रहा है, कौन सी कंपनी कौन सा ग्रुप उनको दे रहा है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये उनको राइट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का
एक तरह से वायलेंस। उन्होंने ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मौजूद है, जहाँ पे आप डोनेशन के बारे में पता लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पे लगभग 23 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां, एक आम नागरिक के लिए उन कंपनियों का स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं भूषण ने यह भी आर्ग्यू दिया कि इस स्कीम से कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी क्यों ना हो, वो डोनेशन के थ्रू उस रूलिंग गवर्नमेंट की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करेगी, ताकि उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स और अदर चीजों में फायदा हो सके। अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि जितने भी डेटाज हैं वो एसबीआई को पता होते हैं डोनर्स के, तो कहीं ना कहीं एसबीआई आती तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो यूनियन गवर्नमेंट इसका फायदा उठाकर इस बात का पता लगा सकती है कि किस ग्रुप कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बाकी कंपनीज है उनके लिए अनफेयर इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है दूसरे बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए, जो सही नहीं है। कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस स्कीम की गैप्स और कमियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट द्वारा कंपनी एक्ट के सेक्शन 182 को हटाने की वजह से अब कोई भी कंपनी कितना भी डोनेट कर सकती है, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी भी क्यों ना हो। उनकी डोनेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनके स्टाफ और शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी से जुड़े होते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी, उनकी ग्रोथ में कमी आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पॉइंट कोर्ट के सामने रखा। उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में हर इंसान को एक प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, तो डोनर के पास भी एक प्राइवेसी का अधिकार है जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस स्कीम में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना कहीं अगर कंपनी की प्राइवेसी बता दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कंपनियों के बीच मतभेद होगा, बहुत सारे अनफेयर इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। साथ ही उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के रोटेशन में रोक लगेगी, क्योंकि पैसा बैंक के थ्रू आएगा। का ये मानना था कि ये जो स्कीम है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, बहुत वेराइटी ऑफ स्कीम अमेंडमेंट पॉलिसीज करके बनाई गई है, तो उसको इस तरह से किसी एक या दो रीजन से स्ट्राइक डाउन करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए इसे एबॉलिश कर दिया। उनका मानना था कि हर वोटर को फेयर वोटिंग के लिए फंडिंग की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उन्हें ये पता होना चाहिए किस पार्टी को कौन सी कंपनी ग्रुप ने कितना पैसा दिया। उनके अनुसार इस स्कीम से क्विड प्रो क्यू यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट बढ़ेगा, जो फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस को बढ़ावा देगी। इस स्कीम से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19(1)(a) का वायलेशन होता है। कंपनी एक्ट में चेंजेस की वजह से अब कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को अनलिमिटेड पैसा दे सकती है, यानी कि एक कंपनी का इन्फ्लुएंस एक आम नागरिक इंडिविजुअल डोनर के इन्फ्लुएंस से कहीं ज्यादा होगा। उनके अनुसार कंपनियों द्वारा दिया गया ये कंट्रीब्यूशन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी कि सरकार से बेनिफिट्स लेने के लिए वो डोनेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये ओनली मेथड नहीं है ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और भी दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को अब इश्यू करना बंद कर दे और 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक यानी 15 फरवरी तक इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज से संबंधित सारी डिटेल 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंपे, और इलेक्शन कमीशन के पोल पैनल इसको एक वीक में पब्लिक कर दे। एक्सपर्ट्स की माने तो इस स्कीम का आने वाले लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज्यादातर फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी को वो केस में ही होती है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सिर्फ पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव का इस फैसले से ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक कुछ सालों में 16,000 करोड़ रुपए तक ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले अब 30 दिन की विंडो बची थी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। इस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को लगभग 3 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बॉन्ड्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा नहीं किया गया है, उन बॉन्ड्स यानी कि उन डोनेशन को फिर से लौटाने का आदेश दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पैसा कॉर्पोरेट ग्रुप्स यानी कि कंपनियों को नहीं लौटाकर सरकार के खाते में जमा होना चाहिए, और चुनावों में स्टेट फंडिंग की योजना को चालू किया जाना चाहिए, यानी कि चुनावों की फंडिंग राज्य तय करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बैन होने के बाद सरकार द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। स्टेट फंडिंग यानी कि सरकार पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती है और उसके ऊपर टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी भी बना सकती है। उसमें सरकार ये तय कर सकती है कि
और सरकार के अलावा उस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं और से पैसा ना मिले। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉर्पोरेट फंडिंग को बैन कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि ब्राजील जैसे देशों में होता है। यूएस, यूके जैसे बड़े देशों में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ट्रस्ट बनाए गए हैं, जिनके थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है, जिसमें डोनर की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। ट्रस्ट को सिर्फ फंडिंग से रिलेटेड डेटास को इलेक्शन कमीशन और सरकार को देना होता है। स्टेट फंडिंग जैसी योजना भूटान, जर्मनी जैसे देशों में लागू है, जहां पॉलिटिकल पार्टी को सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। डोनेशन की एक लिमिट को तय किया जा सकता है कानून के द्वारा, जैसा कि पहले कंपनी एक्ट में था कि 7.5% से ज्यादा पैसा नहीं डोनेट किया जा सकता था, जिसको सरकार द्वारा बदल दिया गया, जिसके बाद कितना भी पैसा कंपनी चाहे पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। कानून में बदलाव करने की जरूरत है। अभी पॉलिटिकल पार्टियां ऑफ नाउ नियम के अनुसार 20,000 से कम चंदा देने वालों के नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी अवज में राजनीतिक पार्टियां करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर लेती है, लेकिन और हर चंदे को 20,000 से कम बता देती है। एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसमें कोई पार्टियां चाहे 1 रुपए भी मिलाओ, उसका हिसाब किताब सरकार को दे। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि इस पॉलिटिकल फंडिंग को डिजिटल किया जाना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।